तो असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार की असम पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। भारतीय न्याय संहिता की 3 धाराओं के अंतर्गत 152, 196 और 197। ये धाराएं क्या कहती हैं, कुछ देर बाद दोस्तों। गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, लेकर आया हूं मैं अविशाल शर्मा जी की जबरदस्त वीडियो, जो कि अविशाल शर्मा जी पर एफआईआर की गई है। असम की सरकार की पुलिस ने किया है उनके ऊपर एफआईआर। तो हम चाहते हैं दोस्तों, अविशाल शर्मा जी को सपोर्ट कीजिए और उनकी वीडियो को ये जरूर देखिए और अपनी राय जरूर उनके कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार की असम पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। भारतीय न्याय संहिता की 3 धाराओं के अंतर्गत 152, 196 और 197। ये धाराएं क्या कहती हैं, कुछ देर बाद दोस्तों। मगर मेरे किस कार्यक्रम पर यह एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों? वो कार्यक्रम जिसमें मैंने 2 चीजों का जिक्र किया था। याद कीजिएगा दोस्तों, असम के एक जज का क्लिप वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि 3000 बीघा जमीन आपने महाबल सीमेंट्स को क्यों दे दी? यह तो मजाक चल रहा है। यह कार्यक्रम मैंने किया था दोस्तों, और उसी कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अडानी ग्रुप को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा सरकार अपनी दरियादिली दिखा रही है। और उस कार्यक्रम में मैंने कहा था कि हेमंत बिस्व शर्मा अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच जाते हैं, क्योंकि वो जनता को भड़काऊ मुद्दों में उलझा कर रखना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम करते हैं, लगातार सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देते हैं, न सिर्फ असम में बल्कि झारखंड और अन्य राज्यों में जाकर। मैंने जो जो कहा था उस रिपोर्ट में दोस्तों, वो हेमंत बिस्व शर्मा के अपने बयानों पर आधारित था। तो आज मैं असम पुलिस से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कहें तो सही, मगर अगर मैं उनके उन भड़काऊ बयानों की तरफ आपका ध्यान खींचूं तो आप बीएनएस की 152, 196 और 197 धाराओं के अंतर्गत मुझ पर केस करेंगे। और आपको लगता है कि इन धाराओं के अंतर्गत मुझ पर केस करने से मैं डर जाऊंगा या मैं अपना काम करना बंद कर दूंगा? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया भी आ रही है। चाहे मेरे पत्रकार मित्र हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, सबने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। मगर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मेरे उस कार्यक्रम में क्या था जिसके आधार पर मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई थी, मैं आपको असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का एक बयान सुनाना चाहता हूं। दरअसल उस कार्यक्रम के अंदर भी मैंने सांप्रदायिक तौर पर उनके जो भड़काऊ बयान सुनाए थे, हेमंत बिस्व शर्मा ने उससे भी ज्यादा सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दिए हैं। मगर एक बयान जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि गौ हत्या क्यों हो रही है, भारत टॉप बीफ एक्सपोर्टर्स में से क्यों है? तब हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लोगों के अंदर से बात उभर कर आनी चाहिए। यानी कि 11 साल से लोग सत्ता में हैं, अब भी चर्चा की बात कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं असम और केंद्र दोनों जगहों पर भाजपा की सरकार है। गोवा में इनकी सरकार है, कई अन्य राज्यों में इनकी सरकार है जहां गौ हत्या होती है और गोमांस पेश किया जाता है। मगर एक मुद्दा जो हिंदुओं के लिए इतना संवेदनशील मुद्दा है, इसको लेकर भी अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और यही मैंने कार्यक्रम में भी कहा था कि यह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए हिंदू मुस्लिम करता है, और जब हिंदुओं से जुड़ा मुद्दा भी उनके सामने आता है तो किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बचकर निकल जाते हैं। सुना जाए। अभी इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 कंट्री में होना नहीं सही है, बंद करना सही है ना। तो होम डिपार्टमेंट भी आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, तो आप गौ हत्या क्यों बंद नहीं कर सकते? मैंने ये बता रहा हूँ, हमें करना सही है, देश में माहौल बनना सही है, हमारा देश में यूसीसी होना सही है, गो हत्या बंद होना सही है। एनओ सरकार का काम नहीं है, एनओ सरकार का काम नहीं है। तो हमारा लोगों का सोल में जो हम लोग गो आप एक्सपोर्ट में किया,
बट इंटरनल हम भी इंटरनल भी तो खाते हैं। गवर्नमेंट के अंडर में होता है आप ना। एक बंद करने से गो हत्या बंद होगा। आपको गो हत्या का खिलाफ पूरा एक माहौल बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों उस शो की बात करते हैं। मैं मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और असम पुलिस से पूछना चाहता हूं, आपको तकलीफ इस बात की है कि मैंने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के भड़काऊ बयानों की तरफ आपका ध्यान खींचा, जिसके अंतर्गत आपने 3 धाराओं में मुझ पर केस कर दी, या फिर मैंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से आपके राज में गौतम अडानी को जबरदस्त फायदा हुआ है? इस सवाल का जवाब खुद हेमंत बिश्व शर्मा जानते हैं, मगर मैं एक एक करके आपको उनके दोनों बयान सुनाना चाहता हूं जो मैंने कार्यक्रम में दिखाए। पहला बयान जब उन्होंने कहा कि भाई राजनीति करनी है तो जय श्री राम कहना होगा, और मैंने कार्यक्रम में कहा था कि आप लोग राम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं। आपको जय श्री राम नहीं जय श्री अडानी कहना चाहिए, और आपका रामराज से कोई लेना देना नहीं है। इत्तेफाकन दोस्तों एफआईआर में रामराज का जिक्र किया गया और कहा गया है कि मैंने रामराज का अपमान किया। पहली बात, रामराज जो शब्द है ना, उसका नाता सिर्फ धर्म से नहीं है, उसका नाता है सत्ता में ताकतवर की जनता के प्रति जवाबदेही, जब आप निष्पक्षता से राज करते हैं। और इसीलिए मैंने रामराज शब्द का जिक्र किया था। मेरा मानना है कि हेमंत बिश्व शर्मा की जो शासन शैली है उसका रामराज से कोई लेना देना नहीं है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, जैसा कि अभी अभी मैंने प्रमाणित किया गौ हत्या को लेकर उनका जो बयान था। मगर सबसे पहले सुनिए मैंने उनका कौन सा बयान जो है अपने शो में सुनाया था। जेएमएम को बोलना चाहूंगा, आप जो भी बोले, अस्सलाम वालेकुम जो भी बोले, लेकिन भारत में राजनीति करना है तो जय श्री राम आपको बोलना ही पड़ेगा। ये आप याद में रखिए। आप हिंदुओं को अपमान करके आप राजनीति नहीं कर सकते। फिर मैंने जिक्र किया था झारखंड में दिया गया उनका एक और सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान, यानी कि इन्हें लगता है कि वोट हासिल किए जा सकते हैं सिर्फ हिंदू को डरा के और धमकाकर। अब मुझे बताइए, यह बयान तो उनका है, फिर भी एफआईआर मुझ पर सुना जाए। हमेशा के लुप्त हो जाएगा, हम हारेगा ना। ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं जज साहब का वो वायरल बयान जिस पर आधारित था मेरा पूरा शो। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, मैं जो आपको तमाम बातें दिखा रहा हूं, सुना रहा हूं, ये तर्क हैं, ये तथ्य हैं, ये मेरे दिमाग की कल्पना नहीं है। सुनिए जज साहब ने किस तरह से कहा था कि आपने 3000 बीघा जमीन महाबल सीमेंट्स को दे दी है, कोई मजाक चल रहा है? सुनिए क्या कहा था जज साहब ने। Item 7. What company? Your Mahabal Cement. cement. Cement company. For opening You have been cement. granted an area of land. Yes, a What lot, is- 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, your lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, lordship. it's- 3,000 bighas allotted to a private company. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, बीएनएस की धाराएं 152, 196 और 197 क्या कहती हैं, और 152 उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या तल्ख तेवर अपनाए थे उसका भी मैं जिक्र करूंगा। मगर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, कांग्रेस, आरजेडी और मेरे कई पत्रकार मित्रों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं रवीश कुमार क्या कह रहे हैं और क्या समझा जाए। सरकार की सहमति या जानकारी के बिना कुछ नहीं होता।
आज तक नहीं देखा कि आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा मानने वाले प्रधानमंत्री ने कभी हस्तक्षेप किया हो। पुलिस से लेकर न्यायपालिका का समय बर्बाद किया जा रहा है। यह खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। डराने में इतना यकीन है कि उपराष्ट्रपति के पद पर रहे व्यक्ति भी बोल नहीं पा रहे। सुप्रीम कोर्ट के इतने आदेश के बाद भी पुलिस के राजनीतिक इस्तेमाल में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अपराध के इतने संगीन मामले हैं, पुलिस का संसाधन इतना सीमित है, लेकिन केस हो रहा है वीडियो पर, पत्रकार पर। दरअसल रवीश ने वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अजीत जी ने इस मुद्दे पर तल्ख तेवर अपनाए और पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया है। अजीत जी के कई बयान इस पे आए हैं। अजीत क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बीजेपी राज में पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर पर पैटर्न बन गया है। असम इस मामले में सबसे अव्वल है। सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर के खिलाफ राजद्रोह की धारा 152 के तहत मामला दर्ज करने के बाद अब अभिसार शर्मा के खिलाफ असम में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। किसी खबर या ओपिनियन पर ऐसे मुकदमे सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों का मुंह बंद करने के लिए किए जा रहे हैं। एक पत्रकार के तौर पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि डराने और परेशान करने के लिए ऐसे हथकंडे बिना ऊपरी सहमति के नहीं अपनाए जा सकते। यानी कि अजीत यहां कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है यह ऊपरी सहमति से हो रहा है। अजीत आगे कहते हैं, गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज ने भरी अदालत में एक कंपनी को सैकड़ों बीघा जमीन दिए जाने को लेकर सवाल उठाए थे। उन्हीं सवालों पर अभिसार शर्मा ने अगर कोई शो बनाया तो उन पर राजद्रोह की धाराएं लगाकर एफआईआर करा दी गई। दरअसल असम के मुख्यमंत्री अब देश के पत्रकारों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर किसी पत्रकार ने उनकी सरकार के खिलाफ मुंह खोला तो उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। उनके साथ भाजपा का पूरा इकोसिस्टम है, सिर पर शाह का हाथ है। इसीलिए अभिसार, सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर जैसे पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह की धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि अजीत जी ने स्वयं गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया है कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, क्या आपकी सहमति से तमाम चीजें हो रही हैं। बहरहाल गौर कीजिए पत्रकार दीपक शर्मा क्या कहते हैं। दीपक शर्मा ने अपने इस लंबे चौड़े ट्वीट में कहा है कि भाई अभिसार तो स्थानीय लोगों की बात उठा रहे थे, उन्होंने अपनी तरफ से ऐसी कोई भड़काऊ बात नहीं कही और लोगों की बात उठाना कब से गुनाह हो गया। दीपक क्या कहते हैं इस पर गौर कीजिए। एक बड़ा खुलासा करने वाली खबर को लेकर अभिसार शर्मा पर मुकदमा दर्ज करना सरासर गलत है। यह एक बेखौफ पत्रकार की आवाज दबाने का षड्यंत्र है। आप वीडियो देखिए, पूरी खबर आदिवासियों की हित में है। इस वीडियो में अभिसार ने 4 बातें कही हैं। वो 4 बातें क्या हैं, दीपक ने सिलसिलेवार तरीके से बताया। पहली बात, हाईकोर्ट जज का हवाला देते हुए बताया कि आदिवासी इलाके की 3000 बीघा जमीन सरकार ने बिजली प्लांट के लिए क्यों दी। दूसरा, अभिसार की रिपोर्ट खुलासा करती है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अडानी ग्रुप के साथ बिजली बनाने का करार किया है। वो आगे एक दस्तावेज के आधार पर कहते हैं कि हजारों बीघा जमीन इस ग्रुप को दी जा रही है। तीसरा, अभिसार ने कहा कि ऐसी डील पर सब चुप हैं और ध्यान भटकाने के लिए सरकार के मुखिया अक्सर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं। और चौथा, अभिसार इस खबर में गरीब आदिवासियों का पक्ष रखते हैं। फिर दीपक कहते हैं, मुझे लगता है कि अभिसार पर मुकदमा जानबूझकर कराया गया है ताकि वो ताकतवर लोगों पर खोज खबर ना करें। अगर असम के सीएम को आपत्ति थी तो वो अपना पक्ष रखते, लेकिन किसी स्थानीय व्यक्ति से मुकदमा दर्ज कराना एक तरह की धमकी है। बेहतर वो सरकार इस मुकदमे को यहीं छोड़ दे, क्योंकि अभिसार शर्मा वो पत्रकार है जो किसी भी परिस्थिति में डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों, इसके अलावा कई पत्रकारों ने अपनी राय दी है, जिसमें न्यूज 24 के प्रभाकर मिश्रा हैं, मेरे पूर्व बॉस कमर वहीद नकवी हैं, अशोक पांडे हैं, 4 PM न्यूज नेटवर्क के संजय शर्मा हैं। उन्होंने क्या क्या कहा कुछ देर बाद, मगर इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ गई है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कांग्रेस ने क्या कहा है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपके स्क्रीन पर। What kind of coward are you, Hemant, to file sedition cases against journalists? Assam government's FIR against 3 senior journalists, Siddharth Varadarajan, Karan Thapar and Abhisar Sharma, is nothing but a futile attempt to intimidate and silence them. No one is scared of a buffoon like you. इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं
कि प्रियंका भारती जो कि आरजेडी से जुड़ी हुई हैं, उनका बयान, जब मूड हुआ सेडिशन उठाया, कहीं भी चिपका दिया वाली स्थिति हो गई है देश में। मन नहीं लग रहा है, चलो सेडिशन डालो किसी पर। सच से इतनी घबराहट क्यों है सरकार को? वी ऑल स्टैंड इन अनफ्लिंचिंग सॉलिडारिटी विद यू, अभिसार शर्मा जी, कहती हैं प्रियंका भारती। इसके अलावा दोस्तों, पत्रकारों की संस्था डिजीपब ने भी लंबा चौड़ा बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि हमने अभिसार शर्मा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है 21 अगस्त 2025 की, इसकी हम सख्त शब्दों में आलोचना करते हैं। आरजेडी की एक अन्य नेता कांचना यादव क्या कह रही हैं, इस पर भी गौर कीजिए। हमें केवल उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है आप पर अभिसार जी कि आप इन गीदड़ों की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आपका वीडियो लाखों लोग देखते हैं, उन्हें मालूम है कि भड़काऊ भाषण देने वाले प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद भाजपा में भरे हुए हैं। उन पर चुनाव आयोग भी कभी कार्रवाई नहीं करता, चाहे वे आचार संहिता का कितना ही उल्लंघन क्यों ना करें। सच को सच कहने वालों के अंदर हिम्मत होती है और वो ऐसे एफआईआर की धमकियों से डरते नहीं। इससे पहले दोस्तों कि मैं आपको बताऊं वो धाराएं क्या कह रही हैं, त्वरित अंदाज में अन्य पत्रकारों ने क्या क्या कहा। प्रभाकर मिश्रा का बयान आपके स्क्रीन पर। द वायर से जुड़े मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस से सवाल किया था कि केवल लेख लिखने या समाचार वीडियो तैयार करने के लिए क्या पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए? क्या इसके लिए गिरफ्तारी होनी चाहिए? सरकार की आलोचना करना, सरकार से सवाल पूछना कब से अपराध हो गया? अभिसार को कोर्ट से राहत मिल ही जाएगी, लेकिन असम पुलिस को अक्ल कब आएगी? शानदार बयान यहां पर प्रभाकर मिश्रा का। प्रतीक सिन्हा जो कि ऑल्ट न्यूज के संपादक हैं, जो कि फैक्ट चेक करते हैं और भाजपा की झूठ का पर्दाफाश करते हैं, उनका बयान, जो लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, आप साफ तौर पर इस देश से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि अगर आप करते तो आप अभिसार शर्मा के खिलाफ की गई एफआईआर से सहमत नहीं होते। अशोक पांडे टीसीएच लाइव से जुड़े हुए, कमाल है, अभिसार शर्मा पर असम में एफआईआर हुई है, इसके पहले सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर पर हो चुकी है। सरकारें कुछ भी करें, पूरी छूट है, लेकिन कोई सवाल उठा दे तो जेल में डालने की तैयारी है। गजब लोकतंत्र है भाई। उसी तरह से कंटेंट क्रिएटर अर्पित शर्मा का बयान, किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। लोगों का डर खत्म हो चुका है, अब सरकार डरती है। संजय शर्मा जो कि 4 PM न्यूज नेटवर्क के संपादक हैं, उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। संजय कह रहे हैं, यह बात सही है कि सरकार की सहमति के बिना यह सब संभव नहीं है। इस राष्ट्र में अब न्याय की बात करने किसके दरवाजे पर जाया जाए? पत्रकारों को आतंकित करने की यह परंपरा बंद ही होनी चाहिए। पहले भी अभिसार शर्मा को कम परेशान नहीं किया गया है। यहां पर संजय जिस बात का जिक्र कर रहे थे दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले ईडी ने मुझे बुलाया और पूरे दिन मुझसे पूछताछ की। याद कीजिएगा दोस्तों, मुझ पर साल 2016 में इनकम टैक्स ने फर्जी केसेस कर दिए थे, 14 करोड़ की टैक्स चोरी का। हम वो मामला जीत गए, अलग बात है। एंटी टेरर सेल ने मेरे घर पर रेड मारा था। उस मामले में प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया गया था, वो रिहा भी हो गए। यानी कि इनकम टैक्स, ईडी, एंटी टेरर सेल और अब असम पुलिस ने एफआईआर किया। मैं फिर कह दूं दोस्तों, सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों की जिंदगी आसान नहीं होती। मेरे बैंक खातों का एक एक एंट्री सरकार खंगाल चुकी है। मुझे पैसे कहां से आते हैं सरकार को सब कुछ पता है। मेरे इस फोन की निगरानी भी ये सरकार करती है और आज तक ये लोग कुछ नहीं निकल पाए हैं। और अब एक वाहियात मामले में मेरे खिलाफ एफआईआर, वो मामला जिसमें मैं एक जज का बयान सुना रहा हूं, जिसमें मैं खुद हेमंत बिश्व शर्मा का बयान सुना रहा हूं, और तुम्हें लगता है कि इस तरह की एफआईआर करने से मैं डर जाऊंगा? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, बीएनएस की किन धाराओं के अंतर्गत मुझ पर केस किया गया है, आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले दोस्तों बीएनएस की 152, जिसमें जिक्र है भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालना। और इसमें क्या कहा गया है, इस पर गौर कीजिए। अगर कोई बोलकर, लिखकर, सोशल मीडिया पर या पैसे देकर देश की एकता तोड़ने की कोशिश करे, जैसे अलगाववाद, हथियारबंद बगावत या देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला काम, तो यह सेक्शन लागू होता है। सजा इसमें उम्र कैद या 7 साल और जुर्माना। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था।
सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई थी क्योंकि यह पुराने राजद्रोह कानून जैसा लगता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा था कि सिर्फ पाकिस्तान का सपोर्ट करना बिना अलगाववाद भड़काए सेक्शन 152 में अपराध नहीं है। और जबकि इस कार्यक्रम में मैं सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सुना रहा था, तो आप मुझे बताइए यह सेक्शन किस पर लागू होना चाहिए? उस शख्स पर जो मुख्यमंत्री का बयान पेश कर रहा है या उस शख्स पर जो यह बयान दे रहा है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप में से कुछ लोग भाजपा के अंधभक्त हो सकते हैं, मगर आपको पूरी बात समझ आ रही है। अब दूसरी धारा BNS 196, जिसमें धार्मिक सामाजिक नफरत फैलाना और शांति भंग करना। अगर कोई धर्म, जाति, भाषा, जगह या नस्ल के नाम पर नफरत फैलाए या लोगों को आपस में भिड़ाए तो यह धारा लागू होती है और इसमें सजा 3 साल तक की जेल प्लस जुर्माना। अगर यह काम मंदिर, मस्जिद जैसे पूजा स्थल या धार्मिक कार्यक्रम में हुआ तो 5 साल तक की सजा प्लस जुर्माना। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बातों को समझने का पैमाना एक समझदार, मजबूत इंसान होना चाहिए, ना कि वो जो हर चीज में असुरक्षित महसूस करे। दोस्तों, आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे होंगे पिछले कई सालों से। मैं अपने कार्यक्रमों में लगातार हिंदू मुस्लिम एकता की अपील करता हूं और मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम को एक रहना चाहिए, हमें बांटा नहीं जाना चाहिए। मेरे ढेरों कार्यक्रम हैं और असम पुलिस चाहे तो वो तमाम कार्यक्रम में पेश कर सकता हूं, मगर आप भी जानते हैं कि आप इसलिए मेरे खिलाफ ये केस नहीं कर रहे हैं। मैं सांप्रदायिक समरसता की अपील अपने लगभग हर कार्यक्रम में करता हूं। और मैं क्यों करता हूं? क्योंकि मैं कहता हूं कि ये जो नफरत फैलाया जा रहा है गोदी मीडिया के जरिए या भाजपा का प्रचार तंत्र जो नफरत फैला रहा है, उसका नुकसान हमारे बच्चों को हो रहा है। यानी कि मैं 2 मुद्दे उठाता हूं, सांप्रदायिक एकता और सांप्रदायिक नफरत से जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है। अब आप मुझे बताइए, क्या यह धारा 196 मुझ पर लगाई जानी चाहिए जो व्यक्ति देश की एकता की अपील करता है? अब BNS की धारा 197 क्या कहती है? राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले झूठे आरोप बयान। अगर कोई झूठी बातें फैलाकर या बयान देकर यह साबित करने की कोशिश करे कि किसी धर्म, जाति, समुदाय के लोग संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते तो यह सेक्शन लागू होता है। अब मुझे बताइए, माइनॉरिटीज के खिलाफ किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जहर उगलते हैं, लगातार उगलते हैं, बार बार उगलते हैं? बताइए, इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। किस नेता ने कहा था कि तुम्हारा मंगलसूत्र जो है वो ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोगों को दे दिया जाएगा? क्या देश के गृह मंत्री ने नहीं कहा था कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें मुसलमानों को खुश करना है? यानी कि यह नेता शमशान वर्सेस कब्रिस्तान कर सकते हैं। यह नेता यह कह सकते हैं तुम्हारी 2 भैंसों में से एक भैंस ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दी जाएगी। जहर लगातार उगल सकते हो आप। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यह कह सकते हैं कि चुनाव 80% बनाम 20% है। खुलकर जहरीले बयान। हेमंत बिस्वा शर्मा के कई बयान हैं जो मैं आपको सुना चुका हूं और आप मुझ पर 152, 196 और 197 डाल रहे हैं और आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगा। 2016 से मैं इन केसेस का सामना कर रहा हूं और मेरे तेवर में कोई कमी नहीं आई है, ना आने वाली है। मैं उस पूरी वैधानिक प्रक्रिया का सामना करूंगा। मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं और अगर आपको लगता है कि मुझे डराकर आप मेरे हौसलों को पस्त कर पाएंगे, ये केसेस दर्ज करके आप मेरे हौसलों को पस्त कर पाएंगे, तो आप गलतफहमी में हैं। मगर जैसे मैंने कहा ना, आपको तकलीफ इस बात की हुई है कि मैंने हेमंत बिस्वा शर्मा के भड़काऊ बयान अपने मंच पर सुनाए, या मैंने जिक्र किया कि गौतम अडानी के खिलाफ आपने कितनी दरियादिली दिखाई है। यह सोचिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो गाइस, तो देखा होगा आप लोगों ने वीडियो में कैसे किस तरीके से अभिसार शर्मा जी के ऊपर FIR की गई है। तो प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जा करके इनके चैनल को ज्वाइन कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हर बार एक नई न्यूज अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।